ओके जी। जो आज का हमारा लेसन है ना, उस लेसन के अंदर हमने जैसे पिछले लेसन के अंदर हम डिस्कस किया था फंक्शंस को, और इसके अंदर जो है ना वो हम, और उसके अंदर इनफैक्ट हमने फंक्शंस के अंदर ये भी देखा था कि फंक्शंस जो है ना वो एज अ पैरामीटर भी पास, वो सॉरी, फंक्शंस के अंदर हम आर्गूमेंट और पैरामीटर पास कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह हमने कल काम किया था पिछले लेसन के अंदर कि हमारे पास कुछ मतलब स्टैटिक चीज़ें थी कि हमने कुछ नंबर्स पास कर दिए, वैल्यूज़ पास कर दी उसके अंदर हमने, लेकिन एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर भी पास हो सकता है। जिस तरह कोई वैल्यू पास हो सकती है, इसी तरह एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी एज अ पैरामीटर जो है वो पास हो सकता है। उसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। चूंकि हमने कुछ कल जो हमने फंक्शन बनाए थे वो सारे के सारे यानी कि हमारे अपने बनाए हुए फंक्शंस थे। इसी तरह कुछ फंक्शंस इस तरह के होते हैं कि जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। लेकिन बिल्ट इन फंक्शन से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फंक्शन लिखने का अभी तक हमने एक तरीका देखा है, हमने फंक्शन के कीवर्ड के साथ फंक्शन का कीवर्ड देते हैं और हम उस फंक्शन को लिख देते हैं। जैसे कि हमने कल भी लिखा था, लेट मी टाइप इट वंस अगेन, फंक्शन, उसका नाम मैंने रख दिया डेमो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट देके तो हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसके अंदर कुछ कंसोल करवा देता हूं कि हेलो जेएस, और उसके बाद मैं इस फंक्शन को सीधा सीधा कॉल कर देता हूं जो कि कल हमने काम किया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ये निशानी है फंक्शन, हम इस तरीके से कॉल, फिर रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो फंक्शन कॉल हो गया। अब अगली चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि जिस तरह हमने फंक्शन को इस तरीके से लिखा है, इसी तरह एक ES6 का, ECMAScript 6 का एक फीचर है, यानी उसका एक वे है जो कि उन्होंने बताया है कि फंक्शन जो है ना वो आपने इस तरीके से लिखना है। ये जो मेथड हमने लिखा है ये ओल्ड मेथड है, विच इज 110% इज फाइन। मतलब अब फंक्शन आप ऐसे भी करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सिर्फ क्या होगा कि अब नाउ टू ऑनवर्ड अगर हमने फंक्शन लिखना है हमने, तो उसको हम क्या काम करेंगे कि इसी चीज के बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और इसी फंक्शन के बाद आप इज इक्वल टू, और आप इस तरीके से इसका आप एरो बना देंगे आप, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन भी इसको कहा जाता है, या इसको फैट एरो फंक्शन भी कहा जाता है, दोनों नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो चूंकि ये एक एरो टाइप की इसकी साइन, इसका वो बन गया आइकन सा, सो दैट्स वाई इसको फैट एरो फंक्शन कहा जाता है। लेकिन जब नॉर्मली हम लिखते हैं तो नॉर्मली हम फंक्शन का कीवर्ड देते हैं, फंक्शन लिखते हैं शुरू में। इसके लिए शुरू में हमें फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लेट सपोज हमने इस फंक्शन को कॉल करना है या कहीं पर चाहिए हमें, तो हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। लेट सपोज मैं कहता हूँ इज इक्वल टू डेमो और इज इक्वल टू, और बाकी सारी चीजें वही सिंटैक्स रह जाएगा उसका। फंक्शन का कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है, यही जो वेरिएबल है उसी के अंदर ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है। सो इफ आई सेव इट एंड रिफ्रेश इट, इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ये जो वेरिएबल का नाम है यही फंक्शन का नाम है? यही बेसिकली उस फंक्शन को जो कि एरो है, एरो फंक्शन है, उस पूरे फंक्शन को हमने स्टोर कर दिया है किसके अंदर। अब देखिएगा, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं यहां पर कि लेट सपोज टेस्ट फंक्शन, सॉरी बल्कि इसको मैं एक और वे से करता हूं तब सही से समझ में आएगा। लेट सपोज मैंने यहां पर दे दिया इसको फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन का मैं नाम देता हूं डेमो, जो कि हमने काम पहले किया था। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को ये काम कर देता हूं कि लेट टेस्ट फंक्शन, तो ये क्या कर दिया कि उस पूरे फंक्शन को हमने उठाकर उस वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर कर दिया है। तो वो जो पहले बात हो रही थी उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम इस फंक्शन के कीवर्ड को लिखें। सिंपली हमें क्या काम करना है कि इसके बाद इज इक्वल टू, और इस तरीके से हम इसका एरो बना देंगे, तो इसको कहा जाता है कि ये क्या बना दिया हमने,
एरो फंक्शन बना दिया हमने। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एरो फंक्शन बन गया। सो उसके लिए मैं ये काम कर देता हूं कि लेट डेमो इज इक्वल टू, तो अब लेट सपोज यहां पे कोई भी नाम दे दो आप इसको, टेस्ट फंक्शन, इसको कॉपी किया और वही फंक्शन हम यहाँ पे अगर इस तरीके से कॉल कर देंगे और उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है सिंपली हमने उस पूरे फंक्शन को उठाकर इसके अंदर जाकर स्टोर कर दिया हमने वो पूरे। अब यूं समझें कि यही उस फंक्शन का नाम है, बिकॉज इससे पहले हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि लेट ए इज इक्वल टू 1, तो 1 मीन ए मीन 1, ठीक है। तो यहां भी वही काम हो गया कि वो पूरा जो फंक्शन है वो उठकर यहां पर आकर स्टोर हो गया और वही उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब हम पिछले लेसन के अंदर ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रिसीव कर रहे होते हैं डाटा को, जो कि जब फंक्शन नीचे कॉल होता है तो वही चीजें जो है वो आ रही थी। अब एक फेमस फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है, चलें इसी को चलने देते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन उसका नाम है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इससे पहले ये पढ़ के आ चुके हैं कि जो फंक्शन है वो अपने अंदर पैरामीटर लेता है, ठीक है। अब अगर आप इस जगह पर आके चेक करें तो जो सेट टाइम आउट है, अब कर्सर यहां ब्लिंक कर रहा है ना, तो वो यहां पर क्या करेगा, हिंट्स देगा हमें, यहां पर हिंट देगा कि ये कितने पैरामीटर ले सकता है ये, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले उसने हैंडलर दिया, हैंडलर यानी सबसे पहले आप उसको एक हैंडलर बताओगे, यानी कोई भी, चाहे क्लिक देते हो, सिंपल फंक्शन देते हो, कोई भी आप इसको। अच्छा, उसके बाद क्या हो, अच्छा जितने भी किसी जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके अंदर एक पैरामीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वहां पर क्या हो रहा होता है कि जब मल्टीपल पैरामीटर आप एक फंक्शन के अंदर देते हो तो जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर कुछ पैरामीटर्स कंपलसरी होते हैं, कुछ पैरामीटर जो है वो ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। अब यहां पर वो कह रहा है जी कि हैंडलर आप देंगे यहां पर, ठीक है, और टाइम हैंडलर देंगे आप उसको, ठीक है। और जिस जगह पर ये जिस चीज के साथ यहां पर क्वेश्चन मार्क होता है, इसका मतलब ये है कि ये पैरामीटर ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो वो काम करेगा। अब सेट टाइम आउट की इन पैरेंथेसिस से क्या पता चला कि ये क्या है, फंक्शन है ये। अब कल हम पिछले लेसन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास हो सकते हैं। तो आज मैं ये बात कर रहा हूं कि जब फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास हो सकते हैं तो फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी एज अ पैरामीटर पास हो सकता है। अब अगर लेट्स सपोज यहां पे देखें तो मैंने यहां पर कहा जी कि a, b, तो क्या हो गए, ये 2 पैरामीटर मैंने पास कर दिए इसके अंदर। और टेस्ट फंक्शन के अंदर मैं कहता हूं कि 20, 50, तो क्या हो गए, कॉमा के साथ वो दोनों वहां पर आकर शो हो गए। अब अगर कंसोल में मैं जाता हूं और कंसोल में जाकर उसको मैं कहता हूं कि ये 20 ए में जाके स्टोर हो रहा है और ये 50 बी में जाके स्टोर हो रहा है, और यहां पर मैं कंसोल में कहता हूं कि a प्लस बी, तो a प्लस बी मीन क्या हुआ तो वो कंसोल में जाकर उसको 70 शो करवाना चाहिए उसको, ठीक है। नीचे जो हमने ये एरर चीज का आ रहा है कि नीचे हमने फंक्शन दिया है लेकिन अब बाकी उसकी वो चीजें नहीं लिखी, दैट्स व्हाई, लेकिन रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो रहा है, ठीक है। एरर को खत्म कर देते हैं अब यहाँ पर। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास 70 का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, अब बात यह आ जाती है कि फंक्शन के अंदर दूसरे पैरामीटर्स आ सकते हैं, यानी पैरामीटर्स को वो एक्सेप्ट करता है। सो लेट्स सपोज अगर मैं इसके अंदर फंक्शन डाल दूं इस तरीके से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, तो ये एक पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। फंक्शन दिया हमने उसके अंदर।
अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जब किसी फंक्शन के साथ हम उसका नाम नहीं देते, जैसा कि यहां हमने ये काम किया है, तो ऐसा फंक्शन के जिसका हमने नाम नहीं दिया उसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, यानी जिसका कोई नाम ना हो उस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं कि ये फंक्शन आ गया और इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि यहाँ पर आकर ये फंक्शन की क्या आ गई, बॉडी आ गई। तो इट मीन्स कि जैसे ऊपर हमने यहाँ पर सिर्फ ये एक ए लिखा था, ए था हमारे पास, तो वो एक पैरामीटर हो गया ना। उसके बाद हमने क्या दिया था, कॉमा, तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास कॉमा आ जाएगा। इट मीन्स कि वो एक पैरामीटर पास हो गया। अब दूसरा पैरामीटर वो क्या कह रहा है कि टाइम बताना है आपने। कॉमा के बाद जो ही मैंने ये कॉमा दिया, देखिए ना उससे पहले क्या हो रहा है, जब यहां पे क्लिक कर रहे हैं या यहां पे, तो वो पहले क्या आ रहा था, पहले फर्स्ट वन को कर रहा, जो ही मैं यहां पे कॉमा दूंगा तो अब वो दूसरे पैरामीटर, दूसरा ब्लू हो गया। इट मीन्स कि अब ये वाला बताओ कि क्या करना है। तो अब सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो क्या काम करता है कि वो एक तो बिल्ट इन फंक्शन मैंने बता दिया, दूसरा ये काम करता है कि वो ये करता है कि किसी सर्टन लेवल के बाद, एक खास टाइम के बाद, जो टाइम हम उसको बताएंगे उतने टाइम के बाद जाकर उस फंक्शन को क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। इट मीन्स कि वो फंक्शन पहले नहीं चलेगा। कब तक नहीं चलेगा, तब तक नहीं चलेगा जब तक हम उसको नहीं बताएंगे। जब हम उसको बताएंगे कि अब आपने इस फंक्शन को चलाना है, तो वो क्या करेगा, तब उस फंक्शन, लेट्स सपोज इफ आई टाइप समथिंग के 500 का मतलब यह है कि 5 मिली सेकेंड्स, तो 5 मिली सेकेंड का मतलब ये हुआ कि 5 सेकेंड्स के बाद मैं उस फंक्शन को चलाना चाहता हूँ। तो जब हम इस फंक्शन के ये अंदर आ गए ना, फंक्शन की बॉडी के अंदर हम आ गए यहाँ पर, अब इसी फंक्शन के अंदर अगर लेट्स सपोज फिलहाल के लिए मैं चला देता हूं कि console.log हाउ आर यू, इसको सेव कर दिया मैंने। सो ये ऊपर एक चीज 70 की है और नीचे ये जो फंक्शन हमने दिया है, इट मींस कि हम ये चाहते हैं कि ये कब चले, आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकंड के बाद वो उसको चलाएगा। सो इफ वी रिफ्रेश इट, तो वो 70 तो फौरन चल गया, लेकिन वो बाकी क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है किस चीज का, उस टाइम के कंप्लीट होने का जो टाइम हमने उसको बताया है। इससे पहले हमने अलर्ट पढ़ा है, अलर्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। इससे अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कंसोल को डिस्कस कर रहे हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस, तो वो लाइन बाय लाइन वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि लेट्स सपोज मैंने इस चीज को पहले लिख दिया मैंने, ठीक है, तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन जो है ना, वो उसकी किस तरीके से होगी कि इस जो सेट टाइम आउट फंक्शन है, ये क्या काम करता है कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा कि वो जो 70 रिजल्ट आना है नीचे वाले फंक्शन का, वो सबसे पहले चल पड़ेगा वो, बिकॉज को तो वेट ही नहीं करना उसने। लेकिन वो जब सेट टाइम आउट को देखता है तो फिर वो वेट करता है कि भाई इसके अंदर को टाइम दिया गया है, तो जब वो टाइम कंप्लीट होगा ना, तब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो उसके अंदर लिखा हुआ है, यानी कंसोल का जो फंक्शन लिखा हुआ है। नीचे वाला चल जाएगा, लेकिन नीचे वाला फौरन चल जाएगा, उसकी वेट की वो है ही नहीं, तो वो फौरन चल पड़ेगा, चाहे वो बाद में लिखा हुआ है चाहे पहले लिखा हुआ है। अब देखिएगा, हालांकि वो लिखा हुआ पहले है लेकिन चलेगा बाद में। ये देखें नीचे उसने किया है, नीचे डिस्प्ले किया ना उसने, तो यही चीज है इसके अंदर कि चाहे आप सेट टाइम आउट यही काम करता है कि उसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो उतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगी। अब एक और चीज देखिएगा यहाँ पर, लेट सपोज ये चीज ऐसे ही लिखी रहे जो कुछ चल रही है यहाँ पर, मैं इस पूरे फंक्शन को यहां से उठाता हूं, कट करता हूं और उसको उठाकर मैं इस फंक्शन के अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूं, तो ये वाला फंक्शन कब चलेगा, 5 सेकंड्स के बाद। तो जाहिर सी बात है इस फंक्शन की बॉडी के अंदर तो हमने ये पास करके रखा हुआ है। तो सेट जो कॉल बैक फंक्शन होता है बेसिकली वो क्या काम करता है, जिससे पहले मैंने एग्जांपल दी कि वो वेट करता है कि जब फलां चीज चल जाएगी तब ये चलेगा, यानी वो बेसिकली कंडीशनल बेस चल रहा होता है कि एक चीज की एग्जीक्यूशन के बाद
एक चीज जब तक नहीं चलेगी उस वक्त तक ये वाली चीज नहीं चल सकती उसकी रियल लाइफ में, या लेट सपोज अगर हम बहुत सारी जगहों पर जाते हैं तो बहुत सारे उसकी जो चीजें हैं वो आपको मिलती हैं हमें, कि जब तक ये नहीं होगा हम क्लिक करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि वो मतलब खुद ब खुद वो वेट कर रहा होता क्लिक करने का, तो जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। तो यहां भी एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन के साथ जुड़ी होती है दूसरे फंक्शन की एग्जीक्यूशन, यानी जब तक एक फंक्शन नहीं चलेगा तब तक दूसरा नहीं चलेगा। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, सॉरी आई डिडंट सेव इट, आई थिंक सेव नहीं किया, इसको सेव कर दें और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो वो जो 70 का चलना है यानी उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी वेट कर रही है 5 सेकंड्स की, कि जब तक ये सेट टाइम आउट का फंक्शन नहीं चलेगा उस वक्त तक वो उसको भी नहीं चलाएगा, उसको भी वो रन नहीं करेगा। सो ये बेसिकली जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास ही तब होता है, या उस सूरत में हम पास करते हैं कि जब हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि जब तक ये वाला फंक्शन ना चले तब तक उस फंक्शन को मत चलाओ, ठीक है। तो दैट्स वाई कॉल बैक फंक्शन जो है ना वो हमारे पास हम उसको चलाते हैं, तब हम उसके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक h1 का टैग दिया, मैंने एक और बात मैं लगे हाथों बताता चलूँ कि वो चीज़ें जिनको हम HTML के अंदर टैग्स कहते हैं, जिन चीज़ों को हम HTML के अंदर टैग्स कहते हैं वही चीज़ें जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट कहलाती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ समथिंग सुपरटेक और यहाँ पर मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, ठीक है, यू नो वेरी वेल कि आईडी क्या होती है, और आईडी मैं लेट्स सपोज दे देता हूँ कि फर्स्ट हेडिंग मैंने इसकी आईडी दे दी और इसको मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर हम आते हैं और इसके अंदर मैं इसको कहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट से कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट में जाओ एंड डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ें वहाँ पर टैग्स हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एलिमेंट हैं, तो मैं ये डॉट को मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले लेसन्स के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो ये डॉट क्या है, तो बेसिकली इसमें हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है, अरे भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है ही ऑब्जेक्ट। तो ये बात मैं वो पहले गालिबन बताई है, रिपीट कर देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के मेनली 3 पिलर्स हैं, अरेज, ऑब्जेक्ट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। सो ये कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, और आपको इनके साथ मतलब चीज़ें लेके चलनी ही पड़ेंगी हर सूरत में, कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। ओके, सो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो अब हमने आईडी वहां पर एक मेंशन कर रखी है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट पैरेंथेसिस, क्या मतलब हुआ, फंक्शन है। तो जब फंक्शन है तो फंक्शन अपने अंदर पैरामीटर ले सकता है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अब अगर मैं इसके अंदर वो आईडी पास कर दूं फर्स्ट हेडिंग, तो क्या हुआ कि वो जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट में गया और डॉक्यूमेंट में जाकर उसने क्या काम कर दिया कि इस आईडी को गेट कर लिया उसने, ठीक है, और ऑब्वियसली अवेलेबल होगी तो वो उसको गेट कर लेगा। अब मैं क्या काम करता हूं कि मैं उसको उठाकर एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं कि लेट माय हेडिंग इज इक्वल टू दिस वे, ठीक है। यही सारे कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आईडी उसने तो पूरा एलिमेंट उसने उठाकर यहाँ स्टोर कर दिया उसने। अब मैं कहता हूँ जी कि कंसोल डॉट लॉग माई हेडिंग, ठीक है। सो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे सो यू कैन सी कि वो पूरी जो आईडी है वो सारी उठकर उसके अंदर जाकर स्टोर हो गई थी, पूरा एलिमेंट स्टोर हो गया ना। अब लेट्स सपोज अगर ऐसा ना होता, यानी अगर वो मतलब उसमें स्टोर ना करता, तो जब भी तो ये सारी चीजें गेट हुई हैं हमारे पास, पूरा एलिमेंट हमारे पास आया है। अब मैं ये चाहता हूं कि वो ये काम ना करे, मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त उसके अंदर लेट्स सपोज कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस, ये सारे का सारा हमने रिमूव कर दिया, सो नथिंग इज देयर, ठीक है। अब कंसोल में हमारे पास ये माई हेडिंग का वेरिएबल हमारे पास मौजूद है, मैं इसे कहता हूं कि माई हेडिंग
डॉट इनर HTML इज इक्वल टू इनर इमेज, उसके HTML के अंदर जाओ और उसके अंदर जाकर टाइप कर दो सुपरटेक रावलपिंडी। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट तो वो क्या कर देगा कि वो उसके अंदर कर देगा। अब मैं इसकी एक और चीज आपको बताता हूँ। थोड़ी देर पहले हमने एक फंक्शन लिखा था, हमने यहाँ पे सेट टाइम आउट का फंक्शन, मैं दोबारा लिख देता हूँ। सेट टाइम आउट का फंक्शन मैंने दिया, ठीक है। अच्छा, वो फंक्शन हम एरो फंक्शन भी दे सकते हैं। किस तरीके से? ये दिया, फंक्शन का कीवर्ड नहीं देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया ना पूरे का पूरा फंक्शन का, तो वो एनोनिमस फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम नहीं है, कॉमा, ठीक है। यहां पर हम टाइम दे देंगे, लेट सपोज 3 सेकंड्स, और वही चीज जो हमने वहां से उठाई है वो उठाकर मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। क्या मतलब हुआ कि जब सेट टाइम आउट का फंक्शन चलेगा तो फिर वो क्या करेगा कि इस चीज को फिर तब जाके वो रन करेगा, और कब रन करेगा? आफ्टर 3 सेकंड्स। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, सो इवन हम डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर इस काम को कर रहे हैं कि वो कब डिस्प्ले कर रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी उसकी वैल्यू, वो H1 का टैग जो हमने HTML के अंदर जाकर लिखा है उसको वो कब एग्जीक्यूट कर रहा है? आफ्टर 3 सेकंड। यानी वो फिर वही बात कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के चलने का वेट कर रहा है, कि जब तक एक फंक्शन नहीं चलेगा उस वक्त। आप बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, जो कोई लेट सपोज कोई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जी, उसके ऊपर जी एडमिशन ओपन हुआ है, तो एडमिशन ओपन का पॉपअप आता है आपके पास। अक्सर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो थोड़ी देर के बाद आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर सेट टाइम आउट का फंक्शन लगा होता है। बेसिकली सेट टाइम को फंक्शन लगेगा तो क्या होगा कि जब आप वेबसाइट को ओपन कर लोगे तो 4 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद क्या होगा कि वो पॉपअप आपके पास आ जाएगा, जिसमें यूजर को ये पता चलेगा जी कि एडमिशन जो है ना वो इसके अंदर ओपन है, और वो 1 टाइम चलेगा। सेट टाइम आउट का फंक्शन 1 टाइम चलता है, सेट इंटरवल का फंक्शन हर उतनी देर के बाद कीप ऑन, मतलब वो चलता रहता है वो, ठीक है। तो सेट इंटरवल में और सेट टाइम आउट के अंदर ये फंक्शन ये डिफरेंस होता है। ये किसी जगह पर इंटरव्यू के अंदर भी सवाल आ सकता है कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो 1 टाइम चलेगा आपके पास, और सेट इंटरवल का फंक्शन भी सेम सिंटैक्स के साथ हर उतनी देर के बाद वो चलता रहेगा जितनी देर के बाद जो टाइम हमने उसके लिए सेट करके रखा है। सिंटैक्स को उसका सेम है, सिर्फ यहाँ पर नेम चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है। ओके, सो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास कि हमने एक फंक्शन बनाया, सॉरी एक एलिमेंट को हमने गेट किया उसकी आईडी के थ्रू, और गेट करके हमने उसको उसकी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, और फिर सेट टाइम आउट का फंक्शन बना के हमने उस फंक्शन के अंदर उस चीज को पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि उतनी देर के बाद फिर वो चीज एग्जीक्यूट होगी जो टाइम हमने उसके लिए सेट करके रखा है। ओके, सो अब एक चीज हमें और पता चल गई यहाँ पर कि इतनी देर के बाद, इतनी उसके बाद हमें क्या हो जाता है, एक आईडी सॉरी जो फंक्शन है दूसरा वो चल पड़ता है सेट टाइम आउट के थ्रू। अब हम क्या काम कर लेते हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एक इस H1 के बजाय मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ। बटन मैंने क्रिएट कर दिया इस तरीके से और दिस वे, और इसकी आईडी मैं थोड़ी सी मीनिंगफुल करके, तो मैं फर्स्ट हेडिंग के बजाय फर्स्ट बटन कर देता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ क्लिक हियर, और ये आईडी मेरे पास मौजूद है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, सेव इट एंड रिमूव कर देते हैं, और वो बटन हमारे पास यहाँ पे क्लिक का बटन शो हो रहा है। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं और फिर वही काम कि मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट में जाओ एंड डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट को उसके आईडी के थ्रू गेट करो, और वो आईडी है हमारे पास फर्स्ट बटन, फर्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक है, फर्स्ट बटन, ठीक है। इसको मतलब कंपलसरी नहीं है लेकिन ऑब्वियसली। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ जी कि माय बटन इज इक्वल टू, तो वो क्या हो गया कि वो जो आईडी समेत वो बटन है वो उठ के तो यहाँ पर आकर स्टोर हो गया। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि मैं एक H1 और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं टाइप कर देता हूँ नथिंग, इफ आई टाइप इट समथिंग, इसको एक आईडी दे देते हैं कि
हेडिंग, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ कि सेम चीज को सेम एलिमेंट को मैं गेट कर लेता हूँ यहाँ पर कि लेट माय हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर मैंने वो फर्स्ट हेडिंग नहीं बल्कि फर्स्ट बटन नहीं बल्कि उसका नाम हमने रखा है हेडिंग। सो वो क्या हो गया बेसिकली कि आपके पास यहाँ पे आके जो हेडिंग है वो इसके अंदर जाके स्टोर होगी और जो बटन है वो इसके अंदर जाके स्टोर हो गया। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं कि इस पिछले लेसन के अंदर हमने क्या काम किया था कि हमने वो जो क्लिक का फंक्शन था वो हमने HTML के अंदर ही जाकर लगा दिया था, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे बिल्कुल जब हम वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या काम करते हैं कि इनलाइन स्टाइलिंग हम लिख देते हैं, ठीक है, या अंदर ही स्टाइल का टैग देके, तो जिसको इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइलिंग भी कहा जाता है वो हम दे देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रॉपर वे नहीं है। जब आपके पास जावास्क्रिप्ट की अलग से फाइल है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर होगी, CSS HTML के अंदर होगा, यानी जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हुए। सो लेट्स सपोज अब क्या हो रहा है बेसिकली कि माई बटन भी मेरे पास मौजूद है, बटन भी मैंने गेट कर रखा है और मैंने वो माई हेडिंग भी गेट कर रखी है मैंने। तो मैं जावास्क्रिप्ट से कहता हूं कि माई बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, उसके ऊपर मैं एक इवेंट लिसनर चलाता हूं, ठीक है। इवेंट लिसनर पर हमारी बात हो चुकी है कि इवेंट्स, जावास्क्रिप्ट जो है वो इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज भी है। इवेंट्स क्या होते हैं? क्लिक इवेंट है, एक डबल क्लिक एक इवेंट है, होवर एक इवेंट है, ठीक है, और माउस लीव एक इवेंट है, ठीक है, माउस आउट, माउस एंटर, ये सारे के सारे जो है ना वो इवेंट्स हैं, ठीक है। क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, स्क्रॉल हो गया, रीसाइज हो गया, बहुत सारे जो है ना वो इवेंट्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है बेसिकली कि इन इवेंट्स को रन करती है, इन इवेंट्स को चलाती है। तो बटन पे मैं क्या कर रहा हूं कि बटन को एक ऐड कर रहा हूं इवेंट लिसनर, ठीक है। जब क्लिक हुआ तो वो क्या किया कि उसने उसको लिसन किया, सुना उसने, ठीक है, कि क्या होगा इसके ऊपर। तो ऐड इवेंट लिसनर, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्या मतलब हुआ? फंक्शन। तो फंक्शन जब है तो फंक्शन अपने अंदर पैरामीटर ले सकता है। तो मैं इसके अंदर कहता हूं कि इसके अंदर क्या काम करो, क्लिक को रन करो। एक इसने पैरामीटर ये लिया, ठीक है, और दूसरा मैं इसके अंदर वो देखें, वो कह रहा है कि पहला टाइप क्लिक होगी उसके अंदर, ठीक है, और लिसनर में वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि माउस इवेंट, ठीक है, कोई माउस इवेंट यानी कोई फंक्शन लगाना है हमने यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली फंक्शन दे सकता हूँ, या फैट आरो फंक्शन कहें तो वो भी लगा सकता हूँ, बोथ आर सेम। तो ये हम क्या आ गए, हम फंक्शन की बॉडी के अंदर, यानी यूं क्या पता चला कि जो ऐड इवेंट लिसनर है इसने दो पैरामीटर लिए हैं, एक इवेंट लिया उसने क्लिक का और दूसरा उसने फंक्शन लिया है। तो यानी ये क्लिक का जो फंक्शन है ये जब चलेगा तो ये क्या करेगा, इसको मैं कह रहा हूं कि माई हेडिंग डॉट इनर HTML इज इक्वल टू सुपरटेक रावलपिंडी। इसको सेव कर दिया हमने। सो पहले क्या हो रहा था कि सिंपली रिफ्रेश करने पर वो डिस्प्ले हो जा रहा था, अब नहीं हुआ। अब वो क्या कर रहा है, अब वो वेट कर रहा है क्लिक करने का। सो जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो चीज़ क्या कर देगी, उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, वो चीज़ उसके ऊपर चल जाएगी। ये देखें, क्लिक रिफ्रेश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, जब क्लिक होता है तो वो उसको वो शो कर देता है। तो ये भी सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं जी कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन का या एक इवेंट का वो क्या कर रहा है, एक वेट कर रहा है कि जब वो चीज़ चलेगी तब जाकर वो इस चीज़ को रन करेगा, इस चीज़ को वो चलाएगा। सो ये चीज़ें होगी हमारे पास रिगार्डिंग क्लिक, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में हम उसको ना नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करते हैं, वो है क्लासेस को ऐड करने का। क्लासेस को ऐड करना और क्लासेस को रिमूव करना, मेरे ख्याल में यही डिस्कस कर लेते हैं, उसको इतना मुश्किल नहीं है, इजी है, वो बहुत इजी है। मैंने ये पूछना था कि हम लोग जब फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं तो फंक्शन का नाम भी यूज करते हैं ना। हाँ जी, लेकिन हम लोग ये जैसे फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहे हैं तो हम लोग नाम वगैरह ऐसा यूज नहीं कर रहे। हाँ, मैं वही
कह रहा हूँ ना कि जब किसी जगह पर फंक्शन का कोई नाम नहीं होगा ना, तो उसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। एनोनिमस फंक्शन दो जगहों पर इस्तेमाल होता है, कीप इन माइंड। एनोनिमस फंक्शन जब फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास होगा तब यूज होगा एनोनिमस फंक्शन। दूसरा, जब एक फंक्शन के यानी जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम फंक्शन को यूज करेंगे आने वाले लेसन के अंदर, तो वहां पर भी जो फंक्शन होगा वो आपका एनोनिमस फंक्शन। तो एनोनिमस फंक्शन मेनली इन दो जगहों पर इस्तेमाल होता है कि जब फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास होता है। सो दिस इज वाई कि जब अभी क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन आ रहा है इसका कोई नाम नहीं है, तो इट मीन्स कि ये एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा, अब क्या चीज़ आ जाती है इसके अंदर कि लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस, और मैं क्या काम कर लेता हूँ कि शायद हमारे पास थीम डॉट सी एस एस, यस वी हैव इट, और यहाँ पर ना मैं एक क्लास बनाता हूँ, कोई एक क्लास कॉल कर देता हूँ, अभी बनाई नहीं है इनफैक्ट। लेकिन मैं क्या काम करता हूँ कि इसका मैं नाम रखता हूँ कि चेंज कलर, और यहाँ पर मैं इसको कोई वो दे देता हूँ, स्टाइल दे देता हूँ, सिंपली कलर मैं इसको देता हूँ रेड कलर। मैंने इस क्लास को, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने दे दी। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि इसको अनडू कर लेते हैं बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दिस इज एब्सोल्युटली सिंपल बिकॉज सिंपली एक आईडी से हेडिंग, आईडी जो हेडिंग है वो आईडी के थ्रू सेव हुई हो रही है इसके अंदर, और एक जो बटन है वो आईडी के थ्रू सेव हो रहा है माई बटन के अंदर, और माई बटन के ऊपर एक क्लिक का फंक्शन हम लगा चुके हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास हेडिंग है, मैं इसके अंदर यहाँ HTML के अंदर टाइप कर देता हूँ सुपरटेक। सो नाउ इफ वी सी इट, तो वो सिंपली हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ, बल्कि 1 मिनट के लिए मुझे क्या काम करता हूँ मैं यहाँ पर कि मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, फिलहाल के लिए मुझे नहीं चाहिए। मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या काम करता हूँ कि उसके ऊपर वो जो अभी हमारे पास ये आईडी है ना, ये जो एलिमेंट है हमारे पास, मैं इसको यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें सिंपली इसकी एक आईडी है हमारे पास, ठीक है, कोई क्लास नहीं है इस वक्त हमारे पास इसके अंदर। लेकिन मैं आपको टेम्परेरी एक क्लास लगा के दिखाता हूँ। क्लास मैंने इसको दी है, लेट्स सपोज के फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, कोई भी क्लास आप इसको दे सकते हो। सो यू कैन सी हियर कि वो क्लास आपको यहाँ पे शो हो रही है, और वो सिंपली। अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ कि जब मैं चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर रिफ्रेश हो ना, तो इस एलिमेंट को वो क्लास मिल जाए जो हमने CSS के अंदर लगा के रखी हुई है, चेंज कलर। तो वो क्या होगा कि जो ही रिफ्रेश करेंगे तो वो क्लास ऐड हो जाएगी, जब क्लास ऐड होगी तो वो उसका कलर चेंज कर देगी, ठीक है। सो ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लिया, जावास्क्रिप्ट के अंदर आ गया, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि माई हेडिंग, बिकॉज अब हम क्लिक पे तो कुछ कर नहीं रहे, हम सिंपली रिफ्रेश के ऊपर चाह रहे हैं। तो ये जो माई हेडिंग है डॉट क्लास लिस्ट, उसके ऊपर जाकर चेक करो कि कितनी क्लासें लगी हुई हैं, कौन कौन सी क्लासें लगी हुई हैं। बल्कि उससे भी पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें कंसोल में दिखाता हूँ मैं आपको। तो माई हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट, तो जब हम कंसोल में जाएंगे, सो इफ रिफ्रेश इट, वो क्या कह रहा है कि भाई फर्स्ट हेडिंग की क्लास लगी हुई है इसके ऊपर। मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ और, ठीक है, सिर्फ वो उसके लिए टेस्ट क्लास, दूसरी क्लास मैंने दे दी इसको। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट, तो वो देखें टेस्ट क्लास भी यहाँ पे आ गई है। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस एलिमेंट को आईडी के थ्रू गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर किया, और उस वेरिएबल के जरिए हम कंसोल से ये पता करवा रहे हैं कि भाई इसके अंदर बताओ कि कौन कौन सी क्लासेस जो है वो इसके ऊपर लगी हुई हैं, कौन कौन सी क्लासेस इसके ऊपर अवेलेबल हैं, ठीक है। ये थोड़ी देर बाद मैं रिमूव करके भी दिखा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करेंगे, बेशक क्लास का कीवर्ड नहीं भी होगा तो फिर भी वो काम करेगा, ये एट्रीब्यूट नहीं भी होगा तो वो काम करेगा,
सो मैं इसको कह रहा हूं कि भाई माई हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और क्या नाम हमने रखा उसका, चेन कलर। ठीक है, चेन कलर नाम की हमने उसको क्लास दी है। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट तो वो देखें उसका कलर चेंज हो गया। वो कैसे चेंज हुआ, अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट हेडिंग, टेस्ट क्लास और चेन कलर, यानी अब बेसिकली क्या हो रहा था कि जब शुरू में दिया था तो सिर्फ हमने अपनी दो क्लासेस दे के रखी हुई थी। अब इवन अगर मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूँ इन दो सारी चीज़ों को, इनफैक्ट जो क्लास है वो पूरी पूरी मैं यहाँ से रिमूव भी कर दूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो कलर फिर भी चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो आईडी के बाद ये क्लासेस वगैरह शो हो रही हैं। जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो देखें क्या हो रहा है, सिर्फ क्लास का एट्रीब्यूट उसने खुद ही दे दिया और चेन कलर की क्लास भी दे दी है। अब उस चेन कलर की क्लास को आप जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज दीगर देते चले जाओगे ना, लेट्स सपोज आप बैकग्राउंड कलर देते हो जी के स्काई ब्लू, ठीक है, स्काई ब्लू दे दिया मैंने, इसको थोड़ी सी पैडिंग दे दी मैंने, इसको फॉर एग्जांपल 16 या मे बी 20 पिक्सल्स, तो वो पैडिंग भी और सारी प्रॉपर्टीज, जब जाहिर सी बात जब क्लास लगेगी तो उसकी सारी चीज़ों को वो उठा लेगा। सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी कि वो क्या कर रहा है, वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज सब कुछ उठा रहा है। जब क्लास लगी है तो वो सारी चीज़ें उसकी उठा रहा है इन पर। अब वही काम जो काम हमने यहाँ पर नॉर्मल किया है, इस चीज़ को अगर मैं अनकमेंट कर दूँ और ये सारी चीज़ें उठाकर मैं इस फंक्शन के अंदर जाकर डाल दूँ तो अब क्या होगा कि जब तक क्लिक नहीं करेंगे उस वक्त तक वो चीज़ शो नहीं होगी। ठीक है, सो नाउ इफ वी रिफ्रेश इट सो यू कैन सी के देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश करने पर, क्योंकि अब हमने उसको बाइंड कर दिया और या इन बाउंड भी कर दिया है कि जब तक बटन के ऊपर क्लिक नहीं होगा उस वक्त तक वो चीज़ें एग्जीक्यूट ना करें। सो नाउ इफ वी क्लिक इट सो यू कैन सी कि वो क्लास ऐड होगी और जिसका नाम क्या था, चेन कलर, उसने वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी उठा ली। रिफ्रेश करने पर ख़त्म हो जाएगा और क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, वो क्लास ऐड हो जाएगी उसके ऊपर। अच्छा, अब जिस तरह ऐड है ना उसी तरह लगी हुई क्लास को हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर ये क्लास हम पहले ही लगा दें उसको, तो ये क्लास लग गई। ठीक है, लेट मी कमेंट इट आउट फॉर नाउ। सो जब रिफ्रेश करेंगे तो वो क्लास पहले से मौजूद है, पहले से वो सारा स्टाइल उठा रहा है, तो वही चीज़ के जहां पर ऐड है वहीं पर हम उसको रिमूव कर देंगे हम इसको। सो जब रिफ्रेश करेंगे और अब जब क्लिक करेंगे तो वो क्लास का जो एट्रीब्यूट है वो पड़ा हुआ है लेकिन क्लास रिमूव हो चुकी है। रिफ्रेश किया, क्लिक पे रिमूव होगी। जिस तरह ऐड हो सकती है उसी तरह रिमूव हो सकती है, जिसी तरह रिमूव हो सकती है उसी तरह टॉगल हो सकती है। टॉगल मीन के वन टाइम क्लिक करेंगे, मतलब टॉगल इन सेंस के अगर लगी होगी तो रिमूव हो जाएगी, नहीं लगी होगी तो ऐड हो जाएगी। सो इफ वी रिफ्रेश इट तो वो ऐड हुआ है, क्लिक करेंगे तो ख़त्म, क्लिक करेंगे तो ऐड, क्लिक करेंगे तो ख़त्म। एक मरतबा क्लिक करने से ऐड हो रही है, एक मरतबा क्लिक करने से रिमूव हो रही है। तो ये बेसिकली टॉगल का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर कि क्लास ऐड किस तरीके से होती है, क्लास रिमूव किस तरीके से होती है, और आखिरी हमने चीज़ पढ़ी इसके अंदर कि क्लास टॉगल किस तरीके से होती है। ठीक है, सो ये बेसिकली चीज़ें हैं इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें इसी के बेस पर, इन्हीं चीज़ों की बेस पर हो रही होती हैं। यानी अगर हम देखें इसके अंदर को, आपके पास जब बटन के क्लिक के ऊपर एक पॉपअप शो हो रहा होता है तो वो भी सारा यही कॉन्सेप्ट होता है, क्लास ऐड हो रही होती है उसके ऊपर। मतलब अगर और भी कई तरीके हैं लेकिन बेस्ट वे इज़ कि आप उसको ऐड क्लास और रिमूव क्लास के जरिए करें आप उसको। यानी हम किसी बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आपके पास ओपन हो जाएगा और जब हम उसी बटन के ऊपर वो क्रॉस का बटन या नीचे क्लोज का बटन होगा, जब उस पर क्लिक करेंगे तो वही क्लास रिमूव हो जाएगी। तो ऑब्वियसली जब क्लास ऐड होगी तो उसको शो करवा देगी, जब उसी बटन पे क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे तो वही क्लास रिमूव हो जाएगी। क्लास रिमूव हो जाएगी तो वो है जो पॉपअप है वो भी गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट।